नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉम्प्लेक्स और सालों लंबे इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशन का डीप डाइव विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में हाल ही में डिटेल सामने आई हैं। ये जियोपॉलिटिक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और ज़मीनी जासूसी का एक बिल्कुल ही अलग लेवल का ऑपरेशन था। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इन घटनाक्रमों को स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रली समझते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में से एक हो, एक ऐसी शख्सियत जिसके पास हजारों एलीट गार्ड्स की सिक्योरिटी हो और जो जमीन के नीचे एक 5 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड बंकर नेटवर्क में रहता हो। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल इम्पॉसिबल टारगेट लगता है। तो आखिर ऐसी सिक्योरिटी को भेद कर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अपने टारगेट तक पहुंची कैसे? इसका जवाब एक दिन या एक महीने में नहीं मिला, पूरे 10 साल। जी हां, इस बेहद कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक के पीछे लगभग एक दशक की मेटिकुलस प्लानिंग थी। हर रोज नए दांव-पेच खेले जा रहे थे। आइए इसकी शुरुआत से टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पॉइंट की जहां से पूरी रणनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। 2017 तक सिचुएशन एक डेडलॉक जैसी थी। लक्ष्य था न्यूक्लियर प्लांट्स को रोकना, पर बात बन नहीं रही थी। फिर आता है जनवरी 2018। इजराइल की मोसाद ने तेहरान के शुराबाद में एक सीक्रेट वेयरहाउस से हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। ये हाइस्ट एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। इसने कई सीक्रेट बंकर लोकेशंस को एक्सपोज कर दिया और यहीं से फोकस न्यूक्लियर फैसिलिटीज से हटकर सीधे लीडरशिप पर चला गया। और इसी शिफ्ट ने अक्टूबर 2023 आते-आते इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन मोड में डाल दिया। अब थोड़ा उस किले के अंदर चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। आखिर टारगेट रहता कहाँ था? तेहरान की पास्तूर स्ट्रीट पर 30 एकड़ में फैला एक कंपाउंड। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे के सुरक्षा ढांचों में जमीन आसमान का अंतर था। ऊपर देखें तो मोबाइल जैमर्स, फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस और आयरन नेट्स लगे थे, लेकिन असली सस्पेंस जमीन के नीचे था। एक 5 किलोमीटर लंबा इलैबोरेट टनल सिस्टम जो पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा था, ताकि किसी भी मूवमेंट को मास्क किया जा सके। सोचिए, इस बंकर की गहराई इतनी थी कि सिर्फ लिफ्ट से नीचे पहुंचने में 5 मिनट लग जाते थे। और वहां फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सुरक्षा की 3 सॉलिड लेयर्स थीं। 500 मीटर के दायरे में वालिए एमआर गार्ड्स का पहरा, उसके अंदर 350 मीटर पर अंसर अल महादी फोर्सेस और सबसे इनर कोर में रैपिड रिएक्शन यूनिट्स। इन तीनों रिंग्स को क्रॉस करके किसी ह्यूमन स्पाई का अंदर घुसना लिटरली एक नामुमकिन टास्क था। जब फिजिकल एंट्री पॉसिबल नहीं थी तो सहारा लिया गया टेक्नोलॉजी और खुफिया जाल का। यह सच में एक हाईटेक कैट एंड माउस गेम था। एक तरफ यूएस और इजराइल थे जिन्होंने ग्राउंड लेवल मूवमेंट ट्रैक करने के लिए चाइनीज स्टैंडी और हिकविजन सिक्योरिटी कैमरास को ही हैक कर लिया। ऊपर स्पेस में KH-11 सैटेलाइट्स शैडोज कैलकुलेट कर रही थी और ओरियन सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट कर रही थी। पर काउंटर सर्वेलियंस भी पूरी तैयारी में था। ईरान ने इन सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए कम्युनिकेशन हवा में भेजने के बजाय कंपाउंड के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा दी। एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल टग ऑफ वॉर। लेकिन सिर्फ डेटा होना काफी नहीं है। ऑपरेशन के लिए टाइमिंग और ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो इस डेटा को समझ सके। सिर्फ 90 मिनट्स। पेलेंटियर कंपनी का AI मेवन सिस्टम इतना एडवांस था कि उसने लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करने में सिर्फ 1.5 घंटा लगाया। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मोबाइल डेटा, सैटेलाइट इमेजेस, इन सबको एनालाइज करके उसने बता दिया कि किसका क्या लाइफ पैटर्न है, गाड़ियां कहाँ मुड़ती हैं, शिफ्ट कब चेंज होती हैं, यहां तक कि टारगेट के चलने के ढंग और बॉडी पोस्चर तक की एग्जैक्ट कैलकुलेशन इस 90 मिनट में हो गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जियोपॉलिटिकल टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर था। 2024 की शुरुआत में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट स्ट्राइक को रेस्ट्रेन कर रही थी, पर नवंबर 2024 में लीडरशिप चेंज होने से पॉलिटिकल बैकिंग का शिफ्ट आया। उसके बाद जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जॉइंट एयर स्ट्राइक्स देखे गए और आखिरकार नवंबर 2025 में तय हो गया कि 2026 के पहले क्वार्टर में स्ट्राइक ऑफिशियली एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम पहुंचते हैं इस नैरेटिव के सबसे क्रिटिकल फेज पर, द फाइनल ऑपरेशन। तारीख तय थी, पर एक परफेक्ट मौके की तलाश अभी भी जारी थी और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई 27 फरवरी 2026 को। एक क्रिटिकल इंटेल ब्रेक हुआ। पता चला कि अगले दिन लीडरशिप की जो मीटिंग डीपली सिक्योर्ड अंडरग्राउंड बंकर में होनी थी, वो अब ऊपर की अपेक्षाकृत कमजोर सतह पर होगी। ये वही विंडो थी जिसने ऑपरेशन के फाइनल एग्जीक्यूशन को तुरंत हरी झंडी दिला दी। लेकिन आसमान से हमला करना इतना आसान थोड़ी था।
वहां रशियन मेड S-300 और बवावर्ड 373 जैसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। इन्हें पैरालाइज करने के लिए एक 3 स्टेप का प्लान एग्जीक्यूट हुआ। पहला, रेडार सिस्टम्स की सप्लाई चेन में सालों से छिपे बैठे डॉर्मेंट मालवेयर को अचानक एक्टिवेट कर दिया गया। दूसरा, पर्शियन गल्फ से नेवल जामर्स ऑन कर दिए गए। और तीसरा, देश के अंदर स्मगल किए गए ड्रोन से बचे कुचे एयर डिफेंस बैटरीज को फिजिकली उड़ा दिया गया। आसमान पूरी तरह क्लियर हो चुका था। एयर डिफेंस के ब्लाइंड होते ही ठीक सुबह 9:40 पर फाइनल हमला हुआ। एक साथ 30 हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइल्स ड्रॉप की गईं, एक ही पिन पॉइंट लोकेशन पर। कमांड स्ट्रक्चर, वो सरफेस कंपाउंड, सब कुछ पल भर में ध्वस्त हो गया। इस स्ट्राइक्स को रोकना या ऐसे बच पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन कहानी उस धमाके के साथ खत्म नहीं होती। अब देखते हैं इस स्ट्राइक का आफ्टरमैथ। जब अटैक के बाद की धूल छटी तो कई नए सस्पेंस सामने आए। इस स्ट्राइक में टॉप ऑफिशियल्स मारे गए, पर जनरल इस्माइल कानी बच गए। और इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए जो उनके बारे में उड़ी अफवाहों को दर्शाता है। हर बार किसी हमले में वो अकेले बच जाते हैं। हालांकि इन आरोपों को ऑफिशियली डिनाई किया गया कि उनका इस सब में कोई हाथ था, पर इस एक इंसिडेंट ने इंटरनल रैंक्स में पैरानोया और शक का एक बड़ा दौर शुरू कर दिया। जाने से पहले एक आखिरी डिटेल पर जरूर सोचिए। स्ट्राइक के तुरंत बाद लाखों लोगों के फोन्स पर मिलिट्री से सरेंडर करने के नोटिफिकेशंस आने लगे। किस ऐप से? बड़े सबा, एक आम सा रिलीजियस ऐप जो लोग प्रार्थना का वक्त देखने के लिए यूज करते हैं, उसे इतनी आसानी से मास वेबनाइज कर लिया गया। एक सिंपल प्रेयर ऐप का इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन, आखिर ये हमें फ्यूचर वॉरफेयर के बारे में क्या बताता है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन्हीं सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।